अस्सलाम वालेकुम। देखो बेटा, मैं शहरियार अहमद। आज के दिन हम लोग एंजाइम्स टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैं आज आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एंजाइम्स का टॉपिक बहुत छोटा सा और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। हमारा ये सेकंड ईयर केमिस्ट्री का कराची बोर्ड का चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर नंबर 10 का एंजाइम्स का टॉपिक है। देखो एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर चाहे ह्यूमन बॉडी हो या चाहे जानवरों की, चाहे प्लांट्स की हो, चाहे लिविंग बॉडी कोई सी भी हो, उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है कि जब वो कोई खाना खाते हैं, मतलब खाना इंटेक करते हैं, तो उनकी बॉडी के एंजाइम्स ना उस फूड को ब्रेक करते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर। छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करने के बाद जो उनको एनर्जी चाहिए होती है या जो भी चीज बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है, एंजाइम्स को बॉडी पे लगा देते हैं आसान अल्फाज के अंदर, और जो बाकी सारा वेस्टेज होता है उसको बाहर कर देता है। इस तरीके से बड़े बड़े फूड्स के मतलब टुकड़ों को छोटे छोटे पीसेस के अंदर ब्रेक कर देता है। तो एंजाइम इस तरह से काम करते हैं। ये बहुत सिंपल अल्फाज में मैंने एंजाइम की डेफिनेशन बताई। देखो एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं और प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स की एक क्लास है जो कि एक लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये एक बायोकेमिकल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट वो है जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, और ये बायोकेमिकल यानी कि हमारी जो लाइफ है, मतलब एक लिविंग बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस है ये उनको स्पीड अप करता है। सही है, इसलिए मैं इसको बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोल सकता हूं। एंजाइम्स के तीन काम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला एंजाइम्स का काम है मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करे रखना, यानी कि आपका हाजमा दुरुस्त रखे रखना। डाइजेशन, चीजों को मतलब जो खाना खाता है उसको हजम करवाना। रेस्पिरेशन, हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं, सांस लेने में मदद करते हैं एंजाइम हमारे। अब देखो ऐसा है कि हम जो भी खाना खाते हैं या हम जो भी फूड्स इंटेक करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स इंटेक करते हैं, उन सब के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। एक ही एंजाइम हर किसी के ऊपर काम नहीं करता। हर एंजाइम अलग अलग चीजों के ऊपर काम करता है, या हर न्यूट्रिएंट के लिए, हर फूड के लिए एक अलग अलग एंजाइम है। ठीक है, तो हम इसको बेस्ट समझ सकते हैं लॉक की मैकेनिज्म से। देखो लॉक की मैकेनिज्म जो होता है वो ये होता है कि हर ताले के लिए एक खास चाबी होती है, तो हर ताला एक ही चाबी से नहीं खुलता। तो इसी तरह हर एंजाइम जो होता है वो एक ही फूड की, मतलब हर फूड के लिए एक ही एंजाइम नहीं होता, बल्कि हर फूड के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। तो डिफरेंट फूड्स, डिफरेंट एंजाइम, डिफरेंट लॉक और डिफरेंट कीज वगैरह। ठीक है ना, लेकिन एक बात बता दूं, लॉक की मैकेनिज्म के लिए मैं आपको एक वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अटैच कर रहा हूं, उसकी लिंक नीचे सेंड करो, तो आप वहां पे जाकर लॉक की मैकेनिज्म की 5 मिनट की वीडियो होगी, मुश्किल से उससे भी छोटी, तो आप उसको जाके देखना, आपको बेस्ट समझ में आ जाएगा कि लॉक की मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया कि एंजाइम जो है हर चीज के अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे अमाइलेज है ना, अमाइलेज एक एंजाइम है, वो अमाइलोज को या स्टार्च को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर। इसी तरह मेरे पास रुलैसिस एंजाइम है। रुलैसिस एंजाइम जो होता है वो हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस करता है। हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर पानी से यानी हाइड्रोलाइसिस से लिंक्ड होता है, लेना देना होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि रुलैसिस की 3 टाइप्स लिखी हुई, जैसे प्रोटीज होता है, प्रोटीज वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को अमीनो एसिड के अंदर। लाइपेज जो होता है वो कन्वर्ट करता है लिपिड्स को और फैट्स को फैटी एसिड के अंदर या ग्लिसरॉल के अंदर। ठीक है, और कैटलिस्ट जो होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट करता है पानी के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट करता है। इसी तरह ये तो चलो खाने की चीजें, खाने की चीजों को मतलब प्रोटीन भी खाने की चीजें, ये अमाइलेज यानी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होता है, तो ये भी खाने की चीज है, और लिपिड्स, फैट्स वगैरह ये भी खाने में होता है, और हमारे हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी खाने में होता है। ठीक है ना, मतलब पीने के अंदर होता है। तो वो तो चलो ब्रेक करते हैं केमिकल कंपोनेंट्स को, ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एक एंजाइम है ऑक्सीडोरिडक्टेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस को हमारी बॉडी के अंदर तेज करता है। डिहाइड्रोजिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करवाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, मतलब मान लो किसी ने शराब पी है, इथाइल अल्कोहल पी है, तो हमारी बॉडी के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज के अंदर, एसिटिल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एंजाइम इस तरह से काम करते हैं। लेकिन अच्छा यहाँ पे आइसोमेरेज का, आइसोमेरेज क्या करता है, एक ऐसा एंजाइम है जो कि आइसोमेरिज्म के रिएक्शन को स्पीड अप करता है। या हमारे पास एक एंजाइम है लाइगेसेस जो कि कंडेंसेशन के प्रोसेस को, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है कि जिसमें वेपर्स होते हैं यानी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे कंडेंसेशन के प्रोसेस को तेज करता है, स्पीड अप करता है। सही ना, अब देखो एंजाइम्स की एक्टिविटी जो होती है, एंजाइम्स की एक्टिविटी वो 2 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होती है सबसे ज्यादा, यानी एंजाइम सबसे ज्यादा कब अच्छे से काम करेंगे, बेहतरीन होकर काम करेंगे, वो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है।
एक तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है या एंजाइम्स जिस टेम्परेचर पे है वो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। दूसरी चीज कि हमारी बॉडी के अंदर हर एक स्पेसिफिक एंजाइम की एक अलग पीएच है, या हर एक ऑर्गन जो एंजाइम बनाता है उसकी एक स्पेसिफिक पीएच है। मैं बायो का स्टूडेंट नहीं हूं, मैंने बायो को जिंदगी में नहीं पढ़ी, तो मैं बायो सिर्फ ऊपर से समझा सकता हूं। तो अगर उस खास एंजाइम की उस खास पीएच पे एक्टिविटी ज्यादा होगी, अगर पीएच चेंज होगी तो फिर उसकी एक्टिविटी लॉस होती जाएगी। एग्जांपल के तौर पे हमारे एंजाइम्स जो है वो एक खास टेम्परेचर पे सबसे बेहतरीन एफिशिएंसी शो करते हैं। उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो जाएगा तो भी एंजाइम्स की एक्टिविटी खराब होगी, और अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चले जाएगा टेम्परेचर तो एंजाइम्स की एक्टिविटी फिर दोबारा खराब हो जाएगी। यानी अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है तो गर्मियां बढ़ जाएंगी, तो उस सूरत में एंजाइम्स जो होंगे वो सही से ठीक से काम नहीं करेंगे, तो इंसान को खाना कम खाने का दिल करेगा, यानी कि उसकी बॉडी के जो एंजाइम्स है एक तरीके से समझ लो कि वो चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। तो जब ये चीजों को डाइजेस्ट देर से कर रहा है तो इंसान को भूख नहीं लगेगी। इस तरह से हमारी पीएच के अंदर भी फर्क आता है। जब पीएच के अंदर भी जब भी फर्क आएगा तो एंजाइम्स की एक्टिविटी को भी फर्क पड़ेगा। अब एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक एंजाइम है पेप्सिन, या एक ऑर्गेन है जो कि एंजाइम प्रोड्यूस करता है, वो है पेप्सिन। पेप्सिन जो है उसकी पीएच होती है 1.6। अगर 1.6 यानी कि एसिडिक है, अगर इसकी पीएच बेसिक होना शुरू हो जाएगी यानी बढ़ना शुरू हो जाएगी तो फिर दोबारा इसकी एक्टिविटी खराब हो जाएगी। और एक और है ट्रिप्सिन, उसकी पीएच होती है 8.2। अगर उसकी पीएच जैसे बेसिक है, अगर वापसी एसिडिक होना शुरू हो जाएगी तो यानी 8.2 से कम होना शुरू हो जाएगी या इसके आगे पीछे होना शुरू हो जाएगी तो दोबारा इसकी एक्टिविटी खराब हो जाएगी, सही ना, एंजाइम्स की एक्टिविटी खराब हो जाएगी। ये बायो वाले चैप्टर है, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, तो अगर मैं बहुत सारी गलतियां कर रहा हूं तो यार मुझे माफ कर देना। आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ लेना, बस जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ये आपको समझ आ जाएगा। बस बायो वाले स्टूडेंट्स तो वैसे ही आ रही है, जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आसानी समझ में आ जाए, मैं इस तरह से करूंगा, ठीक है। एंजाइम जो होते हैं उनकी एक्टिविटी और भी फैक्टर से लॉस हो सकती है। जैसे कि अगर एक एंजाइम को बहुत ज्यादा हीट दी जाए, यानी एक एंजाइम एक बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर है मौजूद, तो उस टाइम पे उसकी एक्टिविटी काफी कम हो जाएगी। मतलब मान लो कि मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम हैं जो कि काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लो जो बुखार हो रहा है या मैं बहुत ज्यादा हीट वाली जगह पे खड़ा हूं या आसपास का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, किसी वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या हीट बहुत ज्यादा है, तो मेरी बॉडी के एंजाइम जो है उनकी एक्टिविटी खराब हो जाएगी। या अगर मैं बहुत ज्यादा अल्कोहलिक होगा, खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे, या कोई इंसान शराब पीता होगा बहुत ज्यादा, तो उसके एंजाइम जो होंगे बॉडी के वो भी मुतासिर होंगे, उनकी एक्टिविटी खराब हो जाएगी। या अगर वो बहुत ज्यादा हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स लेगा तो भी क्या नाम है उसकी एंजाइम्स की एक्टिविटी खराब हो जाएगी। या अगर वो बहुत बेतहा पानी पिएगा, खाने के बाद पानी पिएगा, तो होगा क्या होगा। देखो बेटा, एंजाइम्स की एक्टिविटी के अंदर बता रहा था कि अगर इंसान कभी खाना खाने के बाद पानी पीता है, बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद अगर पानी पिएगा तो उसके एंजाइम्स डाइल्यूट हो जाएंगे। या अगर वो एंजाइम्स उसकी बॉडी है वो काफी ज्यादा पानी के अंदर रहेंगे तो उसकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स जो है ना वो हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, यानी उसकी बॉडी के अंदर एक हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो जिसकी वजह से एंजाइम्स की एक्टिविटी जो होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी या कम हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी एंजाइम्स को बहुत ज्यादा पानी के अंदर जाता है तो उसकी एक्टिविटी लॉस होती है। अगर मैं बहुत ज्यादा खाना खाता हूँ, मैं कहा खाना खाता हूँ दबा के लालच से समझ के खाना खाता हूँ तो भी एंजाइम्स की एक्टिविटी खराब होगी। क्योंकि अगर आप खाने के अंदर खा रहे हो, रोटी भी खा रहे हो, आलू भी खा रहे हो, बिरयानी तो दबा के खा रहे हो, शादी के अंदर पहुंचे तो 500 रुपए की खावा हम 1500 रुपए का खाना पड़ेगा, सही ना। तो हम लोग ठूस रहे हैं, बिरयानी भी खा रहे हैं, आलू चावल रोटी और गोश्त प्रोटीन्स तो दबा के, और इसी के साथ में कोल्ड ड्रिंक, मजा आ गया। तो अब आप समझो, और साथ में ना समोसे भी थे, वो फ्राइड, और पता नहीं फ्राइड चीज और बहुत सारी। तो अब आप समझो आपने क्या क्या चीजें खा ली साथ में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक पिए तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो अब आप ये समझ लो कि आपकी बॉडी के अंदर इतने सारे सबस्ट्रेट चले गए, तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो एंजाइम था उसका नाम था कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो एंजाइम था उसका नाम था अमाइलेज या कार्बोहाइड्रेट्स, और प्रोटीन्स के लिए जो एंजाइम था वो था प्रोटीज, लिपिड्स के लिए जो एंजाइम था वो था लाइपेज, और इसी तरह से जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए एंजाइम था कैटालिस। इन सबको अपने अपने सबस्ट्रेट ढूंढने में बेतहा मुश्किल होगी, या समझ लो कि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो एंजाइम्स की एक्टिविटी खराब हो जाएगी। मतलब मान लो कि प्रोटीन ढूंढता फिर रहा है, यार मेरा प्रोटीन का है, उसको नजर आ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट सामने, तो लाजिम बात उसको नहीं मिलेगा ना यार। ऐसे सपोज कर लो कि
शादी के अंदर 500 लोग हैं, आपको अपनी वाली नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रहा है? लोग बहुत सारे हैं, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो अब एंजाइम्स के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, उसकी नोमेनक्लेचर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका सफिक्स जो नाम के आखिर में आता है वो हमेशा एज होता है, जैसे कि आप सबके आखिर में देख रहे होंगे अमाइलेज, ऑक्सीडोरिडक्टेज, डिहाइड्रोजिनेज, प्रोलाइसिस और प्रोटीज, लाइपेज और कैटालेज, सबके नाम के आखिर में एज लगा हुआ है। तो इसका मतलब कि इसका सफिक्स है एज और इसका प्रीफिक्स जो होता है वो नाम के शुरू के अंदर आता है, जैसे कि इसका प्रीफिक्स एंजाइम में प्रीफिक्स हो सकता है नेम ऑफ सबस्ट्रेट। नेम ऑफ सबस्ट्रेट से मुराद जो भी जिस चीज का भी एंजाइम है उसका नाम क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, अगर कार्बोहाइड्रेट्स का एंजाइम जो होगा उसका नाम जो है कार्बोहाइड्रेट्स, अगर प्रोटीन्स है तो उसका नाम क्या हो जाएगा प्रोटीज, और अगर लिपिड्स है तो उसका नाम क्या हो जाएगा लाइपेज। इसी तरह से अगर कोई टाइप ऑफ एक्शन हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर तो उसका एंजाइम है, तो फिर हम उस रिएक्शन का नाम लिखेंगे, जैसे कि अगर डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है तो उसका एंजाइम हो जाएगा डिहाइड्रोजिनेज। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है तो हम इस एंजाइम का नाम रखेंगे ऑक्सीडोरिडक्टेज, इस तरह से, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी इस तरह से काम करेगी, एंजाइम्स के ऊपर डाइजेशन इस तरह से होगी और वगैरह, समझ तो गए ना यार। तो बस अब मुझे लगता है समझ आ गई आप लोगों को। अब आप एक काम करना, दुआओं में याद रखना और वीडियो के नीचे ना लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह जानते हो ना यार। अल्लाह हाफिज़।